हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशंस के मेथड्स के बारे में सीखेंगे। ओके बच्चों, हमने लास्ट क्लासेस में इंटीग्रेशंस के बेसिक्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताया था और अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशंस बताया था। ठीक है, उसमें बताया था जिस तरह डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा होता है उसी तरह इंटीग्रेशन के भी कुछ अलजेब्रिक होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिसमें कि कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, समेशन में दिया गया हुआ हो तो इंडिविजुअल्स फॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं। ओके बच्चों, तो और हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा होता है बच्चों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कि मेथड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप एक ही क्वेश्चंस को दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करिएगा तो अलग अलग में भी हो सकते हैं कि अलग अलग आपको आंसर हो। ठीक है, आपका सॉल्यूशन दोनों सही होगा, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। तो इंटीग्रेशंस में मेथड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशंस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप बेसिक्स तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ रूल्स होता है, मेथड्स होता है, उस पार्टिकुलर मेथड का हेल्प करके ही आप उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, उसी मेथड्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसे तो बच्चों इंटीग्रेशंस के 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि आपके क्लास 12 के सिलेबस में है। ओके बच्चों, तो पहले तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन के वजह से 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसके बारे में आपको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, परंतु तो पहले तो नाम बता दें, इसे यहाँ लिख देते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तो पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए बच्चों, इसमें जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस के केस में लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी तरह इंटीग्रेशंस में भी एक मेथड ऐसा होता है जिसमें आपको किसी फंक्शन और डेरिवेटिव दिया होगा और आपको डिफरेंशिएट करना। ओके बच्चों, पहले हम टाइप डिस्कस कर देते हैं, फिर बताएंगे कि तो अंदर का क्या बात होता है। ठीक है, तो पहला होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। भाई पार्शियल फ्रैक्शन। ओके बच्चों, तो मेनली यही 3 टाइप्स है जिसके बारे में हमें आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद हम आपको और भी बताएंगे। यही 3 टाइप है जो आपको पढ़ना है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग तीनों मेथड्स को तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। ओके, तो आप पहले तीनों के नाम अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें क्वेश्चन किस टाइप्स के होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और उन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में जनरली आपको किसी भी जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा उसके डेरिवेटिव्स भी उसमें आपको दिए गए होंगे। ओके, और फिर उस डेरिवेटिव को आपको वैनिश करना है और फिर आपको इंटीग्रेट करना। आप सोच पे पड़ गए होंगे कि वैनिश कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, इसे हम इरेज कर दें। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया होगा। तो बच्चों देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसमें क्या होता है ना कि आपको कोई फंक्शन f(x) है, इसको इंटीग्रेट करना है, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया होगा। ठीक है, डेरिवेटिव f(x) इक्वल। ठीक है बच्चों, अब आपको
इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों? काफ़ी इजी है इसमें करना। हमने आपको क्या बताया, इसमें डेरिवेटिव को वैनिश करना पड़ता है, इस टर्म को। अब कैसे वैनिश करेंगे यही बताते हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोगों को हमने बताया था, देखिए कि यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो, ठीक है। फंक्शन ऑफ, अगर जेड डी जेड हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। देखिए यहाँ पावर 1 है, आपको फार्मूला हमने बताया था। एक्चुअली फार्मूला ये होता है एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी होता है ना। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को यूज करने वाले हैं और इसी के हेल्प से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होंगे। इसमें होता है लेट जेड इक्वल टू एफ एक्स। देखिए बच्चों, जिस टर्म का डेरिवेटिव दिया होता है हम लोग उसी टर्म को जेड मानेंगे। देखिए यहाँ एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स दिया गया हुआ, तो हम लोग इस एफ एक्स को ही जेड मानेंगे, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कब क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा बच्चों। अब इस डी एक्स को हम लोग राइट हैंड साइड से शिफ्ट करेंगे तो डी जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आपको इसका यूज करना है और आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, डी जेड पुट कर सकते हैं। मतलब ये टर्म आपका डी जेड हो जाएगा और इसे आपने जेड एज्यूम किया था, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा जेड डी जेड, ठीक है बच्चों। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये जो एफ एक्स था, एफ एक्स को हमने जेड एज्यूम किया था तो इसे जेड से रिप्लेस कर दिया, और एफ डैश एक्स डी एक्स जो है आपका डी जेड के बराबर है, तो इसे हम लोग डी जेड से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपका एफ डैश एक्स वैनिश हो गया ना। तो अब इस जेड का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ हमारा जेड के पावर 1 है और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। परंतु जेड तो यहाँ हमने एज्यूम किया था, ठीक है। तो जेड का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हम लोगों ने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ओके। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर से अभी हम लोग और भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग और भी देखते हैं कि इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके बच्चों। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार का हो सकता है जिसमें आपको फंक्शन भी दिया गया हो और उसके डेरिवेटिव्स भी दिए गए हों, ओके। दूसरा है क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिए गए, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी
पावर 5 dx। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें तो आपको एक ही फंक्शन दिया गया हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसके डेरिवेटिव्स तो नहीं दिए गए हैं, अब इसे कैसे इंटीग्रेट करें हम लोग। ठीक है बच्चों, तो डोंट पैनिक, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्या करना है ना, इसे लिख सकते हैं ax प्लस बी होल टू द पावर क्या हो जाएगा, आप इस 5 की जगह n कर दें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर ये माइनस n हो जाएगा, इतना तो याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो ये -1 हो जाता है, होल टू द पावर माइनस, तो चूंकि n था तो -n हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग करेंगे लेट z इक्वल टू ax प्लस बी मानेंगे। ठीक है, अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो आपका dz अपॉन क्या हो जाएगा, dz इक्वल dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस b का तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए dz अपॉन dx, और सॉरी अब इसे आप साइड चेंज कर दीजिए, आप लिख सकते हैं dz अपॉन a इक्वल टू dx। ठीक है बच्चों, आप देखिए क्योंकि यहाँ आपको a कहीं दिया नहीं गया हो, आपको सिर्फ dx दिया गया होगा, तो आप dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, dx की जगह पुट कर सकते हैं dz अपॉन a तो आपका कांस्टेंट है। तो इसे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे, इस वाले टर्म में है ना, dx की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, dz अपॉन a, और इसको तो हमने z एज्यूम किया था, जो z टू द पावर -n dz अपॉन a, चूँकि कांस्टेंट था तो इसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा z टू द पावर -n dz। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा ये n आपका किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सॉरी यहाँ के लिए तो 1 हो जाएगा ना, x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि अगर 1 हो गया तब तो इसके इंटीग्रेशन कुछ और ही हो जाएगा, तो 1 नहीं होना चाहिए। 1 वाले केस के लिए भी बताएंगे। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि अब क्या हो गया, -n हो गया। अब इसे सिंपली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप फार्मूला वही वाला अप्लाई करिएगा, x टू द पावर n dx का क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ अप्लाई करने पे आपका क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, z टू द पावर -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा z, चूँकि z आपने अपने मन से एज्यूम किया था तो z को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये क्या है आपका ax प्लस b, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ax प्लस बी होल टू द पावर 1 -n हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू 1 -n प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। देखिए बच्चों कैसे हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट कर दिया। तो आपका जो फाइनल क्वेश्चन था क्या, यह था 1 अपॉन ax प्लस बी होल टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन आपको क्या आ गया है, ax प्लस बी होल टू द पावर 1 -n अपॉन a इंटू 1 -n प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ओके, तो बच्चों जनरली क्वेश्चन जो होता है इसी दो टाइप्स के, मतलब एक टाइप्स और है जब ये पावर 1 होगा। ठीक है, तो उस केस में भी सिंपली आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसा स्टेप यहाँ होता है, सेम स्टेप जब ये 1/z होगा तो log z हो जाएगा। आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, सेम वो। तो मेनली इसी दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन तब होता है जिसे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिया गया होता है, और दूसरे वो होते हैं जिसमें फंक्शन तो सिर्फ दिया गया हुआ था परंतु उसके डेरिवेटिव नहीं दिए गए होते हैं। ठीक है, तो बच्चों उस केस से आप नोटिस करिएगा कि उस केस में आपका जो डेरिवेटिव होगा एक कांस्टेंट नंबर आता होगा। जैसे इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है, a है ना, a कांस्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पहला तो वो होगा जिसमें फंक्शन और उसके डेरिवेटिव दिए गए होंगे। ठीक है, दूसरा वो कि फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, ठीक है, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों जल्दी से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यही दो तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसी दो टाइप के क्वेश्चंस जनरली होते हैं जो आपके सॉल्व करने। ओके,
तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ओके बच्चों, तो पहला जो क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार है। टू एक्स माइनस थ्री पावर 5 dx। ओके बच्चों, तो इसे आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसमें क्या करेंगे ना, जो पोलिनोमियल्स का अंदर वाला पार्ट है उसे हम लोग जेड मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में दो तरह के इंटीग्रेशन आपको मिलेंगे। पहला बताया था या तो उसके डेरिवेटिव्स आपको दिए गए हों, तो इसका तो एक ही फंक्शन हमें दिया गया हुआ 2x माइनस 3 होल टू दी पावर 5, ठीक है, या फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर आता हो। तो अगर देखिए 2x माइनस 3 को हम लोग fx मान ले तो उसका डेरिवेटिव 2 आएगा, ठीक है, तो उसके कांस्टेंट आ गया। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, z इक्वल टू हम लोग मानेंगे 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका dz अपॉन dx, और यह क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, माइनस 3 का तो 0 हो जाएगा। ओके, तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, dz अपॉन 2 इक्वल टू dx, ठीक है। आपका यह हो गया। अब आप dx की जगह देखिए, इस dx की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dz अपॉन 2, और इसे तो आपने z एज्यूम किया था, तो क्या हो जाएगा z टू दी पावर 5। तो इस क्वेश्चन को इंटरचेंज करने के बाद आपका हो जाएगा z टू दी पावर 5, और dx की जगह क्या हो जाएगा dz अपॉन 2, dz अपॉन 2, ठीक है। 2 तो आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये आपका 1/2 z टू दी पावर 5 dz हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज वी नो, यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या होता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन जो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 तो बाहर है, क्या हो जाएगा z टू दी पावर 5 + 1 6 हो जाएगा ना, तो 6/6 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए बच्चों, जो z था हमने उसे एज्यूम किया था 2x माइनस, जो कि 2x माइनस 3 के बराबर है, तो इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस 3 टू दी पावर 6/12 प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि कैसे हमने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, और हमारा जो आंसर है वो क्या है 2x माइनस 3 पावर 6/12 आ गया। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव्स में दिए गए हों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप क्या करिएगा, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा कि वैसे लीनियर इंटीग्रेशन जिसके अंदर का पार्ट एक लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक नहीं, सिर्फ लीनियर हो, ठीक है। तो वैसे केस में आपको क्या करना है, सिंपली इसे आप क्या करना है, आपको इसे आप मान लीजिए आपका ये एक्स वाला ही टर्म है, ठीक है। जैसे ये देखिए
यहाँ आपने क्या किया था, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाते हैं 2x - 3, ठीक है। फिर पहले आप क्या करिए ना, इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, इसके एक इजी मेथड्स को, शॉर्टकट ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो बच्चों देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या क्या कितना के बराबर आया है, 2x - 3 to the power 6 अपॉन 12, जो कि 2 × 6 के बराबर आया है ना, प्लस c, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि आपको जो हमने बेसिक्स फार्मूला बताया था x to the power n का, याद है आपको, x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x to the power n + 1 अपॉन n + 1 + c, ठीक है। तो सेम वहाँ पे 2x - 3 पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 आ गया, और जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा कि जो फंक्शन जो आप एज्यूम करते हो वो आपका लीनियर हो तभी अप्लाई होगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन तो ये है ही जिसका डिग्री 1 है अंदर वाला पार्ट का, ठीक है। तो देखिए इसे सिंपली आप x की तरह ही बिहेव करिए, तो 2x - 3 to the power 5 + 1 6, 5 + 1 6, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन आप कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए कि अगर दिया हो 5x + 6 to the power -4 dx, तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली शॉर्टकट करना चाहे तो आपका सिंपली इसे करना है कि ये लीनियर है, तो हो जाएगा 5x + 6 to the power -4 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -4 + 1, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस c, मतलब क्या हो जाएगा 5x + 6 to the power -3, यहाँ क्या हो जाएगा -3 और 5 -15 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ओके बच्चों। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे कि कैसे हमने इसे शॉर्टकट कर दिया, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो कुछ इस प्रकार है, आपको थोड़ा सा तो अजीब लगेगा। यह है x + 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप सोच में पड़ जाइएगा कि इसमें ना ही कोई फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया हुआ है, इसे 2 के जगह और ज़्यादा कर दीजिए, 5 कर दीजिए, ठीक है बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि ना ही हमें डिनोमिनेटर का मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, मान लेते हैं अगर x + 3 को एक फंक्शन मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव भी हमें नहीं दिया गया हुआ, या फिर x + 1 को फंक्शन माने तो उसका भी डेरिवेटिव हमें नहीं दिया गया हुआ, ओके। तो इसे कैसे इंटीग्रेट आप करिएगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे एक बार सोचने की कोशिश करें कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए हम इसमें हमें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं दिया गया हुआ और ना ही किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट हो, ठीक है, क्योंकि इसमें दो तरह के फंक्शन दिए गए हैं तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसे लिख सकते हैं x + 1 + 2 अपॉन x + 1 × 5 dx। देखिए बच्चों इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग इसे एक टर्म मानेंगे, इसे एक दूसरा टर्म मानेंगे और अलग अलग कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था a + b का इंटीग्रेशन करना होता था, याद है। तो इसे हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग भी कर सकते हैं। a को इंटीग्रेट करेंगे, फिर b को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा x + 1 और x + 1 × 5 dx, ठीक है बच्चों। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 अपॉन x + 1 × 5 dx, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करने पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा 1 है, ये एक 5 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x + 1 - 4 dx। 1 - 5 - 4 ये भी होता है। और यहाँ हमारा 2 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, इसे लिखेंगे x + 1 × -5 dx, ठीक है बच्चों। अब इसे और क्या कर सकते हैं, इसे सिंपली फार्मूला पे पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x + 1 ⁻⁻⁴ + 1 -5 अपॉन -5 हो जाएगा बच्चों। और x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 1 डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 × x + 1 -5 + 1 क्या हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे आपका -3 होगा ना, +1 करते हैं ना, यहाँ हो जाएगा -4 अपॉन -4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। इसे जब और एक सिंप्लीफाई आप करिएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने में आपका क्या आ जाएगा, ये इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको आएगा -1/3 × ठीक है 3 × x + 1 ⁻³ और -1 अपॉन ये तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 × x + 1 का 4 हो जाएगा ना, +4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो देखा बच्चों हमने इसे भी सिंपली इंटीग्रेट कर लिया और ये काफ़ी भी ईजी है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे एक इम्पॉर्टेंट और भी टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, कितने टाइप के क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं। तो इसे हम इरेज कर देते हैं पहले। बच्चों तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है 1/√x + 1 + √x, ठीक है, dx। ये आपका क्वेश्चन है और इसे आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आपको बस अब दिमाग लगाना है कि कैसे हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, और आई होप आप लोगों ने भी इसे कर ही लिया होगा। तो बच्चों देखिए, इससे हम लोग क्या करते हैं ना कि देखिए इसे तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, वो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, हम लोग इसे रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। जब इसे रेशनलाइज करेंगे तो आपका यह जो है 1/√x + 1 + √x, या क्या हो जाएगा √x + 1 - √x, ठीक है बच्चों। आप देखिए आपका a + b × a - b, ये होता है a² - b²। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। और ये इसे तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, √x + 1 + √x अपॉन ये हो जाएगा x + 1 - x। इसे यह टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारा 1 बचेगा, और 1 तो एज इट इज सब जगह होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, x + 1⁻² प्लस x⁻² dx। ओके बच्चों, अब देखिए आप तो शायद ये आप समझ रहे होंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x + 1⁻² + 1 क्या होता है 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ हो जाएगा x⁻³ अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। इसे सिंप्लीफाई करके कुछ इस प्रकार में लिखा जा सकता है 2/3 और x + 1⁻³ प्लस 2/3 x⁻³ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। ओके बच्चों, तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे कि कैसे हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। बच्चों देखिए क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा ही आपको कि कैसे इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, परंतु जब आप इसे रेशनलाइज करिएगा तो देखिए एक सिंप्लीफिकेशन वो स्टैंडर्ड मतलब सेकेंड टाइप वाला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे x + 1 क्या है आपका इसका डेरिवेटिव एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है, ठीक है। तो इसे तो हमने आपको जस्ट बताया था, तो शॉर्टकट वाला टिक अप्लाई किए हैं यहाँ पे। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर आप इस टर्म को डायरेक्टली ये लिखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या आ गया 2/3 × 2/3 अपॉन x + 1⁻³ और प्लस 2/3 × x⁻³ प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में फिर राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है काफ़ी इजी है। उसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सिंपल मेथड से किया है, पर यहाँ तक थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है 1 - cos स्क्वायर 4x - 3 अपॉन sin स्क्वायर 4x - cos स्क्वायर 4x - 3 dx। ओके बच्चों, आपके ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है और आपको इसे इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है इजीली।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे इंटीग्रेट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके पहले कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 4x माइनस 3 माइनस cos स्क्वायर 4x माइनस 3 cos स्क्वायर 4x माइनस 3। इसे तो हम लिख सकते हैं आइए 1/cos क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर हो जाएगा 4x माइनस 3, आइए आपका हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, तो इसे तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c होता है। हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में लेक्चर में, परंतु यहाँ में क्या दिया गया 4x माइनस 3। तो हम लोग क्या करते हैं ना, z इक्वल टू मान लेते हैं हम 4x माइनस 3, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4। तो मतलब क्या, डी जेड का वैल्यू हो जाएगा 4dx। अच्छा, इसे आप कुछ इस प्रकार लिख दीजिए, डी जेड बाई 4 इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा। ठीक है बच्चों, अब इस डी जेड को वैल्यू को यहाँ पुट करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा सेक स्क्वायर जेड -1 और बच्चों क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन 4। ठीक है, डी जेड अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस 1/4 को बाहर आप ले लीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर जेड -1 डी जेड। ठीक है, अब ये आपका सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan z हो जाएगा। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z के स्क्वायर में z प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, अब आप z का वैल्यू जो आपका था क्या था 4x माइनस 3 उसे पुट करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 tan 4x माइनस 3 हो जाएगा -1/4 4x माइनस 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसे हम लोग और अधिक सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हो जाएगा tan 4x माइनस 3 अपॉन 4, ये आपका क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट होने पे -x बचेगा और माइनस प्लस 3/4 प्लस c। बच्चों देखिए ये दोनों तो हमारा कांस्टेंट टर्म ही है ना, 3/4 और c तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही होता है और 3/4 भी हमारा कांस्टेंट टर्म ही है। तो इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर है वो हो जाएगा tan 4x माइनस 3 अपॉन 4 -x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके बच्चों, और चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं कि इस 1 का इंटीग्रेशन x dx के सेट में dx हो जाता तो आपको वो स्टेप एक्स्ट्रा नहीं आता। ठीक है, वैसे वो भी सही है और ऐसे ये भी सही होता। ओके, तो बच्चों आई होप आप लोग इसे अपने कॉपी में आप लोग इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन ही है। प्रीवियस क्लासेज में हमने बताया था डायरेक्टली इसे क्या किया था, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है प्लस c। ठीक है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्म में बताया था। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बेसिक्स मेथड्स में आपके यही क्वेश्चंस होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप आज के वीडियो में किसी भी क्वेश्चन या भी कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ और मेथड्स के बारे में, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन 3 ही तरह के आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की आपके 2-3 क्लासेज होंगे और बाकी रिमेनिंग के भी 2-3 क्लासेज ही होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।